औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 मैट्रिक फेडरल बोर्ड न्यू स्टूडेंट्स 2025 के अंदर अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, न्यू बुक आ गई आप लोगों की। और आज के दिन हम लोग इसका यूनिट 1 केमिस्ट्री का जितना भी है उसको घोल के पी लेंगे। यानी कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को आज हम लोगों ने सारा का सारा देख लेना, एक्सेप्ट इसकी एक्सरसाइज। ऑब्वियसली एक्सरसाइजेस की वीडियोस ज़्यादा होती हैं, वो तो आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग मेरी एक्सरसाइजेस की पुरानी वीडियोस देख चुके हैं जब आप लोग ग्रेड 9 में थे, तो बड़े अच्छे से सारी वीडियोस वो भी पड़ी हुई हैं, आप लोगों को पता होगा। तो आज के दिन से हम लोगों ने पढ़ना है बड़े ही आराम से, बड़े ही मज़े से हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। एक बात मैं बता दूं, आज थोड़ा शुगल मेला होने लगा, क्योंकि बात यह है कि मुझसे आराम से सीरियस होकर पढ़ाया नहीं जाता, जो सीरियस बात है। तो बाकी आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ते हैं 1 नंबर और मस्ती करते हैं 2 नंबर। तो फुल मस्ती शस्ती भी करेंगे। और आज स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ओके, देखो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री के बारे में, कि क्या प्रिंसिपल्स और क्या मेथड्स हैं केमिस्ट्री के अंदर। पूरा चैप्टर ये जितना भी है, छोटा सा इतना बड़ा नहीं है, ये सारा आज हम लोग एक ही वीडियो के अंदर बैठ के पढ़ लेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने हेडफोन्स लगा लेने हैं कानों में, और चलो करते हैं स्टार्ट। तो मैंने इनको बड़े आसान वर्ड्स के अंदर लिख दिया ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ऑब्वियसली बुक से रीडिंग कौन ही करता है। Principles and methods in chemistry. Chemistry is a science. Wow, chemistry एक साइंस है। Obviously साइंस क्या होती है? साइंस होती है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना। तो यही चीज़ हम लोग केमिस्ट्री के अंदर भी करते हैं। Scientists in chemistry follow rules and use special ways called methods to understand how things around us are made and how they change. जो साइंटिस्ट हैं, हर तरह के साइंटिस्ट होते हैं। एक केमिस्ट्री के अंदर के साइंटिस्ट होते हैं, फिजिक्स के होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, हर तरह के सब साइंटिस्ट हैं भाई। अब जो साइंटिस्ट केमिस्ट्री वाले हैं वो फॉलो करते हैं रूल्स को, और कुछ ऐसे मेथड्स बनाते हैं, ऐसे स्पेशल तरीके बनाते हैं जिनको मेथड्स कहते हैं, ताकि अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से हमारे आगे पीछे चीज़ें बनी हुई हैं और वो किस तरह से चेंज होती हैं। समझ आ गई? ओके, इसमें पहला जो हमारे पास टॉपिक है, दैट्स कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। कि मास और एनर्जी कंजर्व किस तरह से रहता है। सबसे पहले समझो मास क्या होता है। समझो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जितना भी माल है ये सब मास कहलाता है। जितना कुछ भी इसके अंदर है ये सब मास है। उसका मादा, उर्दू में जिसको मादा कहते हैं ना, मादा, वो हमारे पास क्या होता है, मास होता है। सो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। एनर्जी बाकी आप लोगों को पता होगा, एनर्जी क्या होती है, कोई भी फोर्स हो सकती है जो कि किसी चीज़ की मूवमेंट करा रही है। आप लोग किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी लगाते हैं, आपके अंदर भी एनर्जी होती है। स्टिंग पियो, एनर्जी लाओ। सो इन केमिस्ट्री भी से, केमिस्ट्री का नाम लोग कहते हैं मास एंड एनर्जी कांट बी मेड और डिस्ट्रॉयड। मास और एनर्जी ना बन सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है। देखो दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ है उसको तुम जितने भी मुक्के मारो, जो मर्जी करो, वो रहेगी दुनिया में। ये नहीं हुआ कि दुनिया से हम लोग चीज़ें उठा के मार्स पे ले गए हैं जिसकी वजह से हमारे पास वजन कम हो गया ज़मीन का। ऐसे नहीं होता, ऐसे आज तक नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा हुआ तो है, लेकिन दुनिया से चीज़ें बनी हैं और वो ऊपर चली गई। जैसे सैटेलाइट ऊपर चली गई, वो ज़मीन का माल था। और रॉकेट्स चले जाते हैं, वो भी ज़मीन से निकाले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि जो मैस है वो कभी भी तबाह नहीं होता। वो ज़मीन से बेशक चला गया लेकिन वो कभी भी तबाह नहीं होगा। वो ऊपर चला गया, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तुम्हारे हाथ की एनर्जी तुम किसी चीज़ के ऊपर लगाओगे, वो चीज़ आगे मूव कर जाएगी। तो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, ना मैस कभी ख़त्म हो सकता है। वो चेंज हो सकता है ज़रूर। लाइक एनर्जी किसी और चीज़ में चेंज होगी, तुमने एक फोर्स लगाई हाथ से, वो चीज़ आगे होगी, तो मतलब एनर्जी चेंज होगी तुम्हारे हाथ से उसके अंदर चली गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मैस टूट गया या मतलब नज़र ही नहीं आ रहा, ख़त्म ही हो गया। ऐसा नहीं होता, मैस हमेशा रहता है। मैस इज हाउ मच समथिंग वेज। वेज का मतलब कितना किस चीज़ का वजन है, वही मैं बता चुका हूँ। किसी भी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ है, कितना उसके अंदर माल है, वो उसका मैस कहलाएगा। एनर्जी इज अ पावर टू डू वर्क। एनर्जी क्या है कि ये पावर है ताकि तुम काम कर सको। जैसे कि हीट एनर्जी हो सकती है, लाइट एनर्जी जो कि बल्ब देता है, ये सब एनर्जीज हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कहता है इफ़ यू मिक्स टू थिंग्स, अगर तुम दो चीज़ों को मिक्स करते हो एंड दे मेक समथिंग न्यू, और वो कुछ नया बना देती है, द टोटल वे बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन स्टेज द सेम। तो कहता है जो पहले का वजन था और जो बाद का वजन था वो सेम रहेगा। हाँ, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। यानी कि अगर आप लोगों ने समझो पानी के अंदर, वाटर के अंदर ऐड कर दिया साल्ट को, तो अब क्या होगा, दोनों का वजन सेम रहेगा। यानी कि साल्ट भी उतना ही किलो का है और पानी भी उतनी किलो का है, तो वजन तो सेम रहेगा। अगर 1 kg साल्ट डाला 1 kg वाटर में, तो चेंज तो नहीं होगा, 2 kg ही रहेगा। टोटल 2 kg बन जाएगा ना वो। यानी कि 1 kg साल्ट, 1 kg हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया।
नेक्स्ट है यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं बड़े ही केयरफुली, बड़े ही स्मार्ट थिंकर्स होते हैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जिसका नाम था मेंडलीव लुक्ड एट हाउ एलिमेंट्स एक्टेड। उसने देखा कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स किस तरह से एक्ट करते हैं। उसने पीरियोडिक टेबल बनाया और गेस किया कि एंड इवन गैस सम एलिमेंट्स बिफोर दे वर फाउंड। और उसने कुछ ना कुछ नए एलिमेंट्स के बारे में गैस किया, हालांकि वो अभी तक फाउंड ही नहीं हुए थे। बहुत जहीन था ये मेंडलीव। मेंडलीव, वाह, मुझे लग रहा है पाकिस्तान के किसी गांव का था, मजाक करो। मेंडलीव ने, एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एलिमेंट्स के लिए पीरियोडिक टेबल बनाया। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा केमिस्ट्री के अंदर, ग्रुप्स एंड कॉलम्स में एलिमेंट्स पड़े होते हैं उसमें। सो उसने कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे गैस किए जो कि थे ही नहीं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग बाय द वे, मेंडलीव यू आर जीनियस ब्रो। आगे है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। Scientists do tests where they only change one thing at a time. Scientists टेस्ट करते हैं जहाँ पर सिर्फ वो एक चीज़ को चेंज करते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम रहती है। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर वो सिर्फ एक चीज़ को चेंज करेंगे, देखेंगे कि क्या असर पड़ रहा है। समझो एक दवाई बना रहे हैं, तो साइंटिस्ट टेस्ट इफ इट वर्क बाय ओनली चेंजिंग द मेडिसिन व्हाइल कीपिंग एवरीथिंग एल्स द सेम। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर दवाई बना रहे हैं, साइंटिस्ट एक मेडिसिन बना रहे हैं, तो वो लोग ये देखते हैं कि बाकी सब कुछ को वैसे ही रखते हैं, सिर्फ देखते हैं कि ये अगर मेडिसिन मैंने चेंज की तो क्या होगा। तो ये वाला भी इनका बड़ा सीन होता है। इसको कहते थे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी कि लव से पता चल रहा है कि चीज़ें कंट्रोल्ड में है, एक चीज़ को सिर्फ छेड़ रहे हैं, बाकी चीज़ें कंट्रोल में है। उसके बाद है पीयर रिव्यू। बिफोर साइंस इज शेयर विद एवरीवन और द साइंटिस्ट चेक इट। पीयर का मतलब था दोस्तों से या अपने जो कोलीग्स होते हैं उनके साथ शेयर करते हैं अपने काम के बारे में। ये नहीं है कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया डायरेक्ट बाहर कर दिया ना। साइंस जब हर एक के साथ शेयर होती है, उससे पहले साइंटिस्ट चेक करते हैं, वो मिस्टेक्स के बारे में देखते हैं, वो प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं कि हमने कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर दिया। अगर किसी ने समझो नया केमिकल फाउंड किया है, किसी ने नया केमिकल फाइंड कर लिया, तो अगले साइंटिस्ट भी उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये वाकई सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। ऐसे नहीं आ जाता बाहर काम। ओके, एंड देन बीइंग ऑब्जेक्टिव। साइंटिस्ट फैक्ट्स को यूज करते हैं, गेसेस या ओपिनियन नहीं है कि मेरा इरादा है, मेरा शक पड़ता है, इस तरह के अल्फाज नहीं यूज करते। वो फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि हाँ ऐसा है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ एक्सपेरिमेंट से साबित की होती है और इसीलिए वो साइंटिस्ट हैं। वरना तो वो पाकिस्तानी होते ना। आई एम जोकिंग, पाकिस्तान में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आई एम सो सॉरी ब्रो। लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि साइंटिस्ट फैक्ट्स को यूज करते हैं और गेसेस और ओपिनियंस नहीं देते किसी भी बात की, और प्रॉपर रिसर्च होती है। वो मेजर करते हैं बड़े आराम से, केयरफुली, और फॉलो करते हैं स्टेप्स को कि हाँ इस तरह हो रहा है। ओके, when finding out what a molecule looks like, they use machines and math, not just what they feel or think. जब वो बताते हैं कि मॉलिक्यूल इस तरह से दिखता है, तो वो फाइंड आउट करते हैं। ये नहीं है कि मैंने ये सोचा कि मॉलिक्यूल इस तरह से दिखता होगा, इस तरह नहीं होता। वो मशीन्स को यूज करते हैं और मैथमेटिक्स को यूज करते हैं कि मॉलिक्यूल इस तरह से दिखता है। अपने तुक्के और गैस नहीं चलते भाई साहब। ओके, नेक्स्ट है skepticism and proof. Scientists don't believe things too quickly. Scientists बहुत जल्दी से चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी मानेंगे। वो बार बार चेक करते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। They check in again and again. अगर किसी ने एक नया केमिकल ढूंढ लिया, तो बाकी साइंटिस्ट उसको बार बार टेस्ट करते हैं कि क्या ये वाकई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। बड़े ज़रूरी हैं ये चीज़ें वैसे। और इसके बाद ये हमारे पास जो था, हम लोगों ने देखो यहाँ तक सारा पढ़ लिया। स्केप्टिसिज्म एंड प्रूफ तक हम लोगों ने A1 कर दिया है। अब हम लोगों ने आगे पढ़ना है अबाउट एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज, पैराडिम्स। और अब उसकी तरफ आते हैं। एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज, जो साइंटिफिक आइडियाज हैं वो किस तरह से एवोल्यूएट होते हैं। एवोल्यूएट का मतलब होता है पहले कुछ और थे, फिर कुछ और हुए, आप कुछ नया आ गए, तो इसको कहते होते हैं एवोल्यूशन। ये इंसानों के अंदर भी होता है। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन साइंस जो कहती है वो इतना कहती है कि इंसान के अंदर छोटी छोटी चीज़ चेंजेस आती रहती हैं। इस तरह से इंसान के दिमाग के अंदर भी चेंजेस आती हैं। वो वक्त के साथ साथ बचपन में क्या करता था, बड़े होकर क्या करता है, और बुढ़ापे में वो क्या सोचता है, उसके अंदर चेंजेस आती है। उसकी बॉडी के अंदर भी चेंजेस आती हैं। पहले बरसों पहले लोगों की जो खोपड़ियाँ थी, लाइक देयर हेड वर डिफरेंट, बट अब वो अलग है। पहले बहुत बड़ी बड़ी खोपड़ियाँ होती थी इंसानों की, फिर अब थोड़ी सी नॉर्मल हो गई हैं, और अभी भी जिनकी बड़ी हैं फिर वो सोच लो तुम लोग। अच्छा, एवोल्यूशन इन साइंटिफिक आइडियाज, पैराडिम्स। व्हाट इज साइंटिफिक पैराडिम? पैराडिम क्या होता है? A scientific paradigm is a big idea or rule that many scientists believe in. साइंटिफिक पैराडिम का मतलब होता है ये बहुत बड़ा आइडिया जिसके ऊपर सारे साइंटिस्ट तकरीबन बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं। इट हेल्प्स them to research and understand the world. ये उनकी मदद करता है ताकि वो नई रिसर्च करें जाके।
और अंडरस्टैंड करें कि ये दुनिया किस तरह से काम कर रही है। बट कुछ दफ़ा ऐसे होता है, न्यू आइडियाज़ रिप्लेस ओल्ड वन, कि वो लोग सारे उस बात पे यकीन रखते होते हैं, लेकिन कोई ऐसा नया आइडिया आता है कि वो पुराने आइडियाज़ को फ्लॉप कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा एविडेंस दिया हुआ होता है जो कि पुराने वाले में नहीं था। तो उस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक पैराडाइम। एक एग्जांपल देते हैं जो हमारे पास है, फ्लोजिस्टोन थ्योरी, यानी कि एक ओल्ड आइडिया था फ्लोजिस्टोन थ्योरी। पीपल थॉट बर्निंग हैपन बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड फ्लोजिस्टोन इनसाइड थिंग्स। लोग ये समझते थे कि जो आग जलती है वो फ्लोजिस्टोन की वजह से होती है, ठीक है। फ्लोजिस्टोन जो है वो चीज़ों के अंदर होता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो हमारे पास एक साइंटिस्ट था लेवेसियर, उसने प्रूव किया कि जो बर्निंग है वो हैपन होती है ऑक्सीजन की वजह से। और ये एक नया आइडिया है और बेटर आइडिया है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जल सकती, इसलिए ज़मीन पे आग जलती है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर आग नहीं जलती कभी, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ द एटम। मॉडल्स ऑफ द एटम्स के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, लोगों को नहीं पता था कि हमारे पास एटम्स किस तरह से दिखते हैं। तो बहुत दफ़ा आइडियाज चेंज हुए। सबसे पहले जो है 1904 के अंदर प्लम पडिंग मॉडल आया। वो समझा था कि एटम पडिंग है जिसके अंदर विद टाइनी नेगेटिव चार्जेस, यानी उसके अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, बस। ये एक प्लम पडिंग समझता था, उसका नाम पडिंग था, उसने समझा था इसके अंदर भी पडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरी जान, पडिंग। सो नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल 1911। रदरफोर्ड जब आया उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक एटम होता है और उसके दरमियान में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन साइड पर उसके रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं शेल्स के अंदर। तो ये था जी रदरफोर्ड का मॉडल 1911 का। उसके बाद बोर एंड क्वांटम मॉडल आ गए। बोर ने क्या कहा, बोर एंड क्वांटम मॉडल ने क्या कहा, नाउ वी नो एटम्स हैव एनर्जी लेवल्स एंड मूव इन स्पेशल वेज। कि एटम्स के अंदर एनर्जी के लेवल्स होते हैं। जो शेल्स हैं ये असल में क्लाउड्स होते हैं, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। नाइन्थ के अंदर भी आप लोग शेल्स पढ़ के आए होंगे, लेकिन लेटेस्ट जो थ्योरी है क्वांटम मॉडल की, लेकिन आपके नाइन्थ के अंदर अगर आप लोग चैप्टर 1 याद करो उसके अंदर लिखा हुआ है क्वांटम मॉडल, तो क्लाउड्स की फॉर्म में होता है और एनर्जी लेवल्स होते हैं। यानी कि एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, इसके साइड पे जितने भी शेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा शेल्स हैं, हर एक का एनर्जी लेवल अलग है। ये जो पहला शेल है इसका कंट्रोल न्यूक्लियस का इसके ऊपर सबसे ज़्यादा है, ये जो है इसका उससे थोड़ा सा कम है, और जो अगला होगा उसके ऊपर थोड़ा सा कम होगा। यानी कि जो जितना करीब न्यूक्लियस का उसके ऊपर कंट्रोल उतना ज़्यादा। तो ये बात जानने वाली है, यहाँ पर जानने वाली। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल। सो हमारे पास दोबारा मेंडलीव साहब आ गए। अच्छा, नहीं, पीरियोडिक टेबल का नाम आएगा तो मेंडलीव तो आएगा ही आएगा। मेंडलीव मेड द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल यूजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को यूज करके मेंडलीव ने पहला एटॉमिक पीरियोडिक टेबल बनाया था। उसने गैप्स छोड़ दिए थे, इवन लेफ्ट गैप्स, एलिमेंट नॉट येट फाउंड, उसने छोड़ दिए थे कुछ के अंदर गैप्स जो कि एलिमेंट्स अभी तक फाउंड नहीं हुए थे। नाउ वी यूज एटॉमिक नंबर्स एंड अंडरस्टैंड व्हाई सम एलिमेंट्स बिहेव द सेम। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर्स की बेस पे, ना कि एटॉमिक मास की बेस पे अंडरस्टैंड करते हैं कि एलिमेंट्स क्यों एक तरह से बिहेव कर रहे हैं। बड़ा ज़रूरी है इसको समझना। तो ये चंद चीज़ें थी जिसको अभी तक हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। दीज आर बिग आइडियाज एंड रूल्स दैट हेल्प केमिस्ट। देखो, पैराडाइम की जब भी बात आएगी तो याद रखना फैक्ट्स की बात हो रही है। बहुत बड़े बड़े आइडियाज, बहुत बड़े बड़े रूल्स हैं जो कि केमिस्ट की हेल्प करते हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट्स बनाएं, करें, अंडरस्टैंड करें कि मटेरियल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं। दो मटेरियल्स को आपस में रिएक्ट कराया जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेंगे, नई चीज़ें बनाएंगे, मेडिसिन बनाएंगे, न्यू न्यू टूल्स बनाएंगे, हमारी मदद करेंगे केमिस्ट। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। Next है confidence and uncertainty in chemistry. Scientists is not always 100% sure. Science is not always 100% sure. हर दफ़ा 100% श्योर नहीं होती। तो केमिस्ट यूज़ करते हैं मैथ को, न्यू टूल्स को, ताकि उन्हें पता चले कि वो कितने श्योर है अपने रिजल्ट के बारे में, कि वाकई उनका रिजल्ट ठीक है या नहीं ठीक। तो इसका सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। ये हमें बताता है कि एक रिजल्ट कितना क्लोज है एक आंसर के। जैसे कि इफ अ लिक्विड है 0.50 मोलर स्ट्रेंथ, अगर एक लिक्विड की स्ट्रेंथ 0.50 मोलर स्ट्रेंथ है तो एंड द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज, और कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि 0.48 से 0.52, सो वी आर 95% श्योर इट्स इन दैट रेंज। देखो मेरी बड़ी गौर से बात सुन। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि समझो आप लोगों की एक वैल्यू है, आप लोग कहते हो, साइंटिस्ट हो आप, और आपको कहा गया है कि ये वैल्यू 0.50 आई है, ठीक है, आपने जो निकाली है वही आई है, लेकिन एक्सेप्टेबल वैल्यूज जो हैं वो 0.48 से 0.52 के दरमियान होनी चाहिए। तो आपकी वैल्यू 0.50 है, उसके दरमियान में ही तो आई है। तो यानी कि आप लोग 95% श्योर हो कि आपकी वैल्यू उसी के दरमियान में आई है, यानी कि आप ठीक हो। 95% श्योर अभी भी आप 100% नहीं हो, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। आगे है पी वैल्यूज। पी वैल्यूज क्या करती हैं,
दिस शोज इफ रिजल्ट हैपेंड बाय चांस और नॉट, ये हमें बताती है कि क्या ये जो रिजल्ट आया इसके पीछे ये किसी चांस की वजह से आया या नहीं, लाइक इसके पीछे कोई चांस था या नहीं, लाइक वाकई सच है या ऐसे ही हो गया। A small number like 0.01 means that the result is very likely real. जो 0.01 वैल्यू है वो हमें ये बताती है, लाइक 0.01% कह सकते हो, मीन्स द रिजल्ट इज वेरी लाइकली रियल, कि ये बिल्कुल ही सच है। बड़ा खतरनाक है पी वैल्यूज ऐसे, ये हमें बताता है कि क्या ये सच है या नहीं। क्योंकि साइंटिस्ट थोड़ा अजीब सोचते हैं ना, थोड़ी सी इनकी दिमाग की हड्डी टेढ़ी होती है, दिमाग में तो हड्डी नहीं होती। वैसे बता रहा हूँ कि ये जो इनका हिसाब है ना, ये सोचते हैं कि क्या ये वाकई सच है। असल में इतना काम कर करके मतलब पागल हो जाता है थोड़ा सा। तो बात इतनी सी याद रखनी है पी वैल्यूज के बारे में कि वो सिर्फ हमें ये बताती है कि क्या ये जो रिजल्ट आया है ये चांस की वजह से आया या नहीं, ताकि इसके पीछे कोई चांस है या नहीं। तो 0.01 की वैल्यू उन्होंने रखी होती है कि हाँ ये बहुत सच हो सकता है, ऐसा हो सकता है। 0.01 खाली श्योर होते हैं ये, इससे ज़्यादा नहीं, बाकी एक्सपेरिमेंट पे काम चलेगा। स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? These tells us how different or similar the results are. ये हमें बताते हैं कि रिजल्ट कितने मुख्तलिफ हैं या कितने सिमिलर हैं। अगर ये नंबर नहीं चेंज होता, तो नंबर डोंट चेंज मच, अगर ये नंबर इतना चेंज नहीं होता तो इसका मतलब है कि मतलब ठीक है, रिजल्ट रिलायबल है, हम लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है Bayesian प्रोबेबिलिटी। जब हम लोग को नया डाटा मिलता है तो हम अपडेट करते हैं जो चीज़ हम लोग सोचते होते थे। सब पहले समझो एक साइंटिस्ट सोचता था कि 60% चांस है, लेकिन नया टेस्ट हुआ तो वो 80% श्योर हो जाएगा, क्योंकि और अच्छे उसके पास रिजल्ट आए हैं। तो उसको कहते होते हैं Bayesian प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वान्टिफाइंग अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है इज हाउ मच वी कुड बी ऑफ, यानी कि कितने इसके चांसेस नहीं है। अनसर्टेनिटी का ये मतलब होता है कि क्या इसके चांसेस नहीं है, कितना अनसर्टेन डाटा है ये। जैसे कि इफ द रिजल्ट इज, अगर रिजल्ट है 0.250 प्लस माइनस 0.005, तो इसका मतलब होता है, जो प्लस माइनस का मतलब है, या ये जो आंसर आया ना मेरे पास 0.250, इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि क्या इसके अंदर मैं प्लस माइनस कर सकता हूँ इस वैल्यू को, तो ये आंसर करीब हो सकता है। कि या तो ये आंसर जो आया है इसके अंदर मैं 0.005 ऐड करूंगा तो एक्यूरेट के करीब चला जाएगा, या माइनस करूंगा, यानी कि ये क्लोज है ये आंसर, लेकिन 100% श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत क्लोज है ये आंसर 0.250 के, लेकिन इतना सा फर्क इसमें आ सकता है, यानी कि 0.005 का। समझ रहे हो ना, थोड़े दिमाग घुमाने वाली चीज़ें, साइंटिस्ट की बातें हो रही हैं, इसलिए परेशान ना होना। ये पहला चैप्टर थोड़ा सा अजीब है, बाकी सब मज़े का है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में है ना, इसलिए सॉरी। साइंटिस्ट के बारे में जब बात होगा तो समझो दिमाग घुमाएगा। अच्छा नेक्स्ट है 1.5 पहुंच गया माशाल्लाह, लास्ट टॉपिक रह गया रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास रिपीटेबिलिटी क्या होती है और रिप्रोडक्टिबिलिटी क्या होती है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। तो उसको बड़े गौर से देखो। साइंस के अंदर, in science, especially in chemistry, it's important to make sure that your experiment gives correct and reliable results. साइंस के अंदर जैसे कि खासकर केमिस्ट्री के अंदर बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका एक्सपेरिमेंट आपको एक करेक्ट और एक रिलायबल रिजल्ट दे। ये करने के लिए साइंटिस्ट दो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ को यूज़ करते हैं। पहला है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब था रिपीट करना, सेम पर्सन सेम प्लेस सेम टूल, बार बार उस एक्सपेरिमेंट को जो है ना रिपीट करते हैं कि तुमने एक्सपेरिमेंट किया था तुम ही करोगे, सेम जगह पर करोगे, सेम चीज़ों को यूज़ करके करोगे। ये बिल्कुल इसी तरह से यूर बेकिंग कुकीज़, अगर आप लोग कुछ बिस्किट्स टाइप बना रहे हैं, बिस्कुट्स, यू यूज द सेम रेसिपी, तो तुम लोग सेम रेसिपी यूज़ करोगे, सेम ओवन भी होगा आपका, और इसको 3 दफ़ा बेशक बेक करो, बेशक 10 दफ़ा करो। ओके, इफ़ एवरी टाइम द कुकीज़ कम आउट द सेम, अगर हर दफ़ा कुकीज़ सेम होकर आएंगी, उसका मतलब है कि आपका कुकी की जो रेसिपी है वो रिपीटेबल है, यानी कि आपका कुकीज़ बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है आपका बिस्कुट, और आप इसको रिपीटेबल करके अपनी कंपनी खोल सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि वो लोग श्योर नहीं होते अपनी चीज़ के ऊपर, इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी को रिपीटेबिलिटी कहते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर अगर हम लोग बात करें, अगर एक केमिस्ट है वो एक एक्सपेरिमेंट बार बार करता है, सेम मटेरियल्स को यूज़ करके, सेम इक्विपमेंट को यूज़ करके, सेम स्टेप्स को यूज़ करके, वो सेम रिजल्ट अगर हासिल करता है हर दफ़ा, तो उसको रिपीटेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल यह है कि केमिस्ट हीट्स अ सॉलिड, अगर एक केमिस्ट एक सॉलिड को हीट करता है एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट समझो कहता है कि 120 डिग्री पे वो जो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया हर दफ़ा, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट रिपीटेबल है, यानी कि बार बार इसका आंसर सेम ही आ रहा है, तो मतलब ये ठीक ही है, रिपीटेबल है। यानी कि रिपीटेबल का सिर्फ मतलब ये है कि बार बार करने पे
सेम जगह से ही वो स्टार्ट हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, इसका क्या मतलब? डिफरेंट पीपल, अब अलहदा लोग होंगे, अलहदा जगह भी होंगी, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि तुमने अपना कुकी दे दिया अपने दोस्त को, यू गिव योर कुकी रेसिपी टू योर फ्रेंड, अपने जो कुकी का रेसिपी था वो अपने दोस्त को दे दिया, वो लिव्स इन अनदर सिटी, वो किसी और शहर में रहता है, वो एक और अमन यूज़ करेगा, वो आपकी रेसिपी को फॉलो करेगा। अगर उसकी कुकी सेम आ गई आपकी कुकी की तरह, तो फिर वो क्या है? रिप्रोड्यूसिबल है। वो रिजल्ट क्या है? रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि वो रिजल्ट दोबारा आ सकता है, रिप्रोड्यूस हो सकता है। ओके तो केमिस्ट्री के अंदर अगर साइंटिस्ट इन डिफरेंट लैब्स, अगर साइंटिस्ट डिफरेंट लैब्स के अंदर हैं, वो डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेम रिजल्ट्स आ रहा है, तो उसका मतलब है रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, यानी कि वो बार बार अकर हो सकती है चीज़। केमिस्ट हैं 3 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, वो टेस्ट करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट किसी केमिकल का, और उन्हें पता चलता है कि सारों का रिजल्ट 120 पे ही वो जो है ना केमिकल जो है वो मेल्ट हो रहा होता है। उसका मतलब है कि ये रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल है, रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल है, यानी कि बार बार हो सकता है। Why these two are important? Important क्यों है जी ये repeatability? Repeatability shows that the experiment is controlled and consistent in one lab. Repeatability का मतलब सिर्फ ये होगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये कंट्रोल और कंसिस्टेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक लैब के अंदर, ओनली इन वन लैब। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये है कि रिजल्ट ट्रू है, ये उसका कोई मायने नहीं है। इट डजेंट मैटर कि आप लोग कहाँ पर रिजल्ट कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इससे फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा। दोनों चीज़ें साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि वो ट्रस्ट कर सके रिजल्ट पर, और प्रूव दैट डिस्कवरी इज करेक्ट, जो न्यू डिस्कवरी वो सच है, और उनका वर्क एक्सेप्ट हो सकते हैं दूसरे साइंटिस्ट के ज़रिए, दूसरे साइंटिस्ट भी उन पर बिलीव कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी हमारे पास, रिपीटेबिलिटी भी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा चैप्टर आप लोगों को बड़े ही मज़े से समझ आ गया होगा, और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज की वीडियो भी आएगी, और इस दफ़ा एकदम खल्लास काम होगा। पिछली दफ़ा आई एम सो सॉरी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया था, खाली एक्सरसाइज की थी।